अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर अरशद महमूद हियर। ये वीडियो मेरी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पीजीआर्स के लिए, डॉक्टर्स के लिए और तमाम मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए है कि अगर आपके पास एक पेशेंट आता है जिसको फर्स्ट टाइम फिट्स यानी झटके लगे हैं, तो आपने उस केस को अप्रोच कैसे करना है, क्या मेडिसिन देनी है नहीं देनी, कौन से टेस्ट करवाने हैं, तो सारी चीज़ों को हम डिटेल में देखेंगे इंशाल्लाह। पीडियाट्रिक्स से मुतालिक तमाम वीडियोस मौजूद हैं। इसके अंदर पीडियाट्रिक टॉक्स का मटेरियल है, शॉर्ट केसेस डिस्कशन है, क्लिनिकल कंसेप्ट डिस्कशंस हैं, क्लिनिकल मेथड्स हैं, इस तरह ईईजी, एक्सरे, सारी वीडियोस मौजूद हैं। आप यूट्यूब पे जाएं हमारे चैनल पे और उसकी प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको सारा कुछ डिटेल में मिल जाएगा और आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है और जो चीज़ आपकी ज़रूरत की है वो आपको वहाँ से देख सकते हैं। और ख़ास तौर पर स्पॉट डायग्नोसिस सीरीज़ को ना मिस कीजिएगा। अब टॉपिक की तरफ आते हैं। फर्स्ट एपिसोड ऑफ फिट्स किसी बच्चे को जब होती है तो आपने क्या स्टेप्स होते हैं, आपने उसको केस को कैसे लेके चलना है और कैसे मैनेज करना है। देखें, जब भी आपके पास बच्चा फर्स्ट एपिसोड वाला फिट्स वाला बच्चा, या तो यह है कि उसको हुआ होगा फिट्स घर के ऊपर हुआ होगा और घर पे ही वो ठीक हो गया होगा, या फिर उस बच्चे को घर पे फिट हुआ है, वो करीबी हॉस्पिटल ले गए हैं जहाँ पे उसको मेडिसिन लगी और बच्चा ठीक हो गया है, या फिर थर्ड सिनेरियो में बच्चे को झटका लगा है और डायरेक्टली वो आपके पास आया। तो तीनों सिनेरियो के अंदर बच्चे को जब फर्स्ट एपिसोड ऑफ फिट्स होगी तो आपने ये अप्रोच अपनानी है। पहला सवाल क्या है? पहला सवाल ये है कि आपने एस्टेब्लिश करना है कि बच्चे को झटका लगा है या नहीं लगा। अक्सर औकात ऐसा होता है कि बच्चे को झटका नहीं लग रहा होता, उसको कोई सूडो सीजर होता है, डिफरेंट कंडीशन है जो बच्चे के अंदर सीजर्स मिमिक होते हैं। इसके अंदर ब्रेथ होल्डिंग स्पेल्स हैं, सिंकपी है, कोरिया टिक्स, मतलब एक लिस्ट है। इसके ऊपर मेरी एक सेपरेट वीडियो मौजूद है यूट्यूब के ऊपर, वो आप देख सकते हैं। वो हो सकती है। सबसे पहला काम आपका यह है कि आपने एस्टेब्लिश करना है कि बच्चे को वाकई कुछ झटका लगा है। क्योंकि अगर आपने यहाँ पे मिस कर दिया और यहाँ पे आपने किसी फिट्स मिमिक को आपने फिट्स बना दिया तो डेफिनेटली आपकी नेक्स्ट चीजें सारी गलत होंगी। आपने पहले से पहले एस्टेब्लिश करना है कि बच्चे को वाकई झटका था या झटका नहीं है। अगर तो यहाँ पे आपकी कंफ्यूजन है कि बच्चे को फिट है या नहीं है, तो डेफिनेटली सबसे पहले तो आप उस कंफ्यूजन को दूर करोगे और एस्टेब्लिश करोगे कि बच्चे को वाकई झटका हो रहा है या नहीं हो रहा। सपोज एक बच्चे को आपने हिस्ट्री ली, टिपिकल उसकी हिस्ट्री थी कि बच्चे की जो अपस्टेरियम ऑफ गेज थी, फ्रॉथिंग फ्रॉम माउथ थी, उसकी बॉडी की एक या दोनों साइडें अकड़ गई थी या वो बॉडी को साइडों को मार रहा था, उसकी यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस थी। अगर आपकी हिस्ट्री जो सिमियोलॉजी है आपको फेवर कर रही है कि बच्चे को फिट्स हुए हैं, तो फिर आप नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाओगे। अगर तो बच्चा आपके पास लैंड किया है एज एमरजेंसी विद एक्टिव सीजर्स, तो डेफिनेटली आप उसको फर्स्ट एड दोगे, उसको बेंजोडाइज़ेपिन का शॉट लगाओगे और उसको जो वाइटल्स हैं वो उसको ऑब्जर्व करोगे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? फर्स्ट स्टेप के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है आपने देखना है कि बच्चे को जो फिट हुआ है क्या वो प्रोवोक सीजर था या अनप्रोवोक सीजर था। अब प्रोवोक्ड और अनप्रोवोक सीजर में फर्क क्या होता है? अनप्रोवोक का मतलब है कि बच्चा बिल्कुल ठीक था, उससे कोई मसला नहीं था, उसको बुखार कोई उससे पहले कुछ भी नहीं था, जुकाम कुछ भी नहीं था, ना घर में खेल रहा था और अचानक झटका लग गया है। इसको हम कहते हैं अनप्रोवोक सीजर। जबकि प्रोवोक सीजर वो होता है इसके अंदर बच्चे को जब झटका लगा है तो उसके पीछे कोई फैक्टर था। मिसाल के तौर पे बच्चा पहले छत से गिरा है और उसके बाद उसको झटके लग रहे हैं, यानी ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी है। बच्चे को पहले एक साइड की वीकनेस हुई है और फिर उसको झटके लगे हैं, यानी कि बच्चे को सीवीए हुआ है। बच्चे को 2 दिन से बुखार था और सुस्त था और गर्दन में दर्द था और आप झटके लगने शुरू हो गए हैं, मतलब कुछ सीनस इन्फेक्शन है। डेफिनेटली ऐसे केसेस के अंदर जो है वो प्रोवोकिंग फैक्टर मौजूद है। इन दोनों केसेस की अप्रोच डिफरेंट है। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं अनप्रोवोक्ड चीज़ों को। इसके अंदर बच्चा घर में था, बिल्कुल ठीक था, उसने खाना खाया, उसको बुखार कुछ भी नहीं था, वो खेल रहा था और अचानक उसको झटका लग गया है। इस सिनेरियो में क्या करना है? इस सिनेरियो में डेफिनेटली बच्चे की आपने फर्स्ट एड देनी है। इसके अंदर आपने उसके वाइटल्स देखने हैं, उसको बेंजोडाइज़ेपिन देनी है, उसको स्टेबलाइज करना है। जब बच्चा आपका स्टेबलाइज हो जाएगा तो फिर आपने उसकी हिस्ट्री की तरफ आना है और एग्जामिनेशन की तरफ आना है। डेफिनेटली ऐसे बच्चे में इसमें अनप्रोवोक्ड सीजर हो तो आपने एस्टेब्लिश करना है कि उस बच्चे के अंदर एपिलेप्सी है या नहीं है। ठीक है, एपिलेप्सी है या नहीं है उसके कैसे करना है? तो उसके लिए हमने देखना है कि उस बच्चे के अंदर एपिलेप्सी की डेफिनेशन फिट हो रही है या नहीं हो रही। एपिलेप्सी किसी भी बच्चे में फिट करनी है आपने तो उसके अंदर आपको 3 में से कोई एक क्राइटेरिया पूरा होना चाहिए। पहला क्राइटेरिया क्या है कि बच्चे को एटलीस्ट 2 झटके लगने चाहिए और उन दोनों झटकों का गैप जो है वो एटलीस्ट 24 आवर हो। यानी बच्चे को अगर आज 8 बजे झटका लगा है और अगले दिन उसको जो है वो 10 बजे झटका लगता है तो उसको 2 झटके लग गए हैं तो वो बच्चा एपिलेप्सी की कैटेगरी में आ जाता है। यानी एटलीस्ट 2 एपिसोड ऑफ अनप्रोवोक्ड सीजर्स विच आर एटलीस्ट अपार्ट बाई 24 आवर्स। अगर एक बच्चे को एक दिन के अंदर 2 झटके लगे हैं तो उसको हम एपिलेप्सी नहीं लेंगे। इसी तरह अगर एक बच्चे को अगर झटका आज एक लगा है और एक झटका साल के बाद लगता है तो डेफिनेटली वो बच्चा एपिलेप्सी कैटेगरी में आ जाता है, उसको हम लेबल करेंगे कि उस पेशेंट को एपिलेप्सी है। सेकंड ये है कि बच्चे को झटका तो एक ही लगा है लेकिन उसके अंदर कोई रिस्क फैक्टर ऐसे हैं जो बच्चे को
जो बच्चे के फेवर कर रहे हैं कि उसको नेक्स्ट झटका भी लगेगा, तो हम अगर उस रिस्क फैक्टर की मौजूदगी में बच्चों को सिंपल एक झटके के ऊपर भी उसको लेबल कर सकते हैं कि उसको एपिलेप्सी है। अब रिस्क फैक्टर क्या हो सकते हैं? तो रिस्क फैक्टर के लिए आपको हिस्ट्री में जाना पड़ेगा और एग्जामिनेशन में जाना पड़ेगा। हिस्ट्री में क्या पॉइंट्स हैं कि अगर बच्चा जो है वो पहले से डेवलपमेंटली डिलेड है, तो डेफिनेटली उसमें अगर सिंगल फिट पे भी हम उसको एपिलेप्सी लेबल कर देंगे। अगर बच्चा सीपी बच्चा है आपका, तो उसको भी हम सिंगल फिट पे एपिलेप्सी लेबल कर देंगे। अगर एक पेशेंट है जिसकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है, उसके बहन भाई को एपिलेप्सी है, तो उसको भी हम सिंगल फिट के ऊपर एपिलेप्सी लेबल कर देंगे। इस तरह एग्जामिनेशन में अगर एक पेशेंट है जिसकी बॉडी के ऊपर आपको न्यूरोकोटिनस स्टिग्मेटा मिल रहे हैं, कोई उसको स्टर्ज वेबर के फिनोमेना मिल रहा है, उसको कोई कैफिलो स्पॉट है, उसकी बॉडी के ऊपर अगर कोई ट्यूबर स्क्लेरोसिस के लीजन्स हैं, तो उस सिनेरियो में भी हम सिंगल एपिसोड पे बच्चों को एपिलेप्सी लेबल कर देंगे। तो जब आप एक किसी पेशेंट को एपिलेप्सी लेबल कर देते हैं, तो फिर आपने उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है, आपने उसकी एंटी कन्वल्सेंट ड्रग्स स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, जो भी अगर आपका बच्चा आपके क्राइटेरिया के अंदर फिट हो रहा है तो। अब बच्चा अगर आपका फर्स्ट एपिसोड ऑफ अनप्रोवोक्ड सीजर के साथ आया है, तो उसमें आपने इन्वेस्टिगेशन कौन सी करानी है? तो उसमें जो इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन होती है वो 3 होती हैं। एक है ब्रेन इमेजिंग, सेकंड है हमारा मेटाबॉलिक प्रोफाइल जिसके अंदर हमारा स्पेशली कैल्शियम इंपॉर्टेंट है, और थर्ड हमारा उसके अंदर होता है ईईजी यानी इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफी। सो ईईजी हर हम उस केस में जिसमें अनप्रोवोक्ड सीजर हो रहे हैं ज़रूर करवाते हैं, और आइडली जो है ईईजी जो है विद इन फर्स्ट 16 आवर या फर्स्ट 24 आवर के अंदर हो जानी चाहिए। तो इस ड्यूरेशन के अंदर ईईजी की जो पिकअप है, जो सेंसिटिविटी है, वो बहुत ज़्यादा होती है। एमआरई कब करवाते हैं? तो अगर फर्स्ट अनप्रोवोक्ड सीजर है तो एमआरई हम तब करवाएंगे जब बच्चे के जो सीजर्स हैं, जो फिट्स हैं, वो फोकल सीजर हैं। अगर बच्चे को फोकल सीजर हो रहे हैं, उसकी बॉडी की एक साइड पे झटके लग रहे हैं, तो उस सूरत में हम फर्स्ट एपिसोड में बच्चे की एमआरई कराएंगे। अदरवाइज हमें एमआरई का एज सच ग्रॉस बेनिफिट नहीं होता, लेकिन फोकल सीजर में हमेशा ये इंडिकेटेड होती है। तीसरा टेस्ट जो होता है हमारा, वो मेटाबॉलिक प्रोफाइल है, जिसके अंदर कैल्शियम है, बीएसआर है, मैग्नीशियम, फास्फोरस और दूसरे सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, तो वो भी हम पेशेंट के करवा सकते हैं। सो ये हो गया हमारा अनप्रोवोक्ड सीजर। अब जो प्रोवोक्ड सीजर है उसमें क्या करना है? तो प्रोवोक्ड सीजर में डेफिनेटली जब आप बच्चे का एग्जामिनेशन करेंगे या हिस्ट्री लेंगे, तो आपको प्रोवोकिंग फैक्टर मिल जाता है, जो कि सीएनएस इन्फेक्शन हो सकता है, जो सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट हो सकता है, जो हाइपरटेंसिव इंसेफेलोपैथी हो सकती है, जो यूरिमिक हिपैटिक इंसेफेलोपैथी हो सकती है, कोई ट्रॉमा हो सकता है। तो आपने डेफिनेटली उस सूरत में आपने एक तो आइडेंटिफाई करना है कि उसका प्रोवोकिंग फैक्टर क्या है, और दूसरा आपने देखना है कि बच्चे को अब कंडीशन क्या है। एक्टिव फिट्स होंगे तो डेफिनेटली आप फौरन बच्चे को जो है वो डायजिपाम यानी बेंजोडाइज़ेपिन देंगे। उसके बाद अगर आपको लगता है कि बच्चे के अंदर रिकरेंस के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, बच्चे को चांसेस हैं कि उसको झटके बाद में लगेंगे, यानी उसको बार बार फिट्स हो रहे हैं, तो डेफिनेटली आप उसको मेंटेनेंस ड्रग पे डाल देते हैं। इसके अंदर हमारे ऑप्शन में फेनिटॉइन है, लेवेटिरासिटाम है, या सोडियम वेलपोरेट है। सो आप ये स्टार्ट कर देते हैं, और जैसे ही बच्चा इस एक्यूट स्टेट से, अगर बच्चे को मेनिंजाइटिस है और आपने उसका ट्रीटमेंट कर दिया और उसको कॉम्प्लिकेशन नहीं रही, तो डेफिनेटली आप रैपिडली जैसे ट्रीटमेंट कंप्लीट होगा तो आप इसको विदड्रॉ कर देंगे। बच्चे को इंसेफेलाइटिस है, जब ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाएगा तो आप इस एंटीकंवल्सेंट को विदड्रॉ करेंगे। बच्चे को अगर ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी हुई है और अब वो स्टेबलाइज हो गया, उसका ब्रेन एडिमा रिजॉल्व हो गया है, तो डेफिनेटली जैसे ही बच्चा ठीक होगा आप उसको ड्रग्स को विदड्रॉ कर लेंगे। सो ये हमारी अप्रोच है टुवर्ड द फर्स्ट एपिसोड ऑफ अनप्रोवोक्ड सीजर्स। अगर इसमें कोई क्वेश्चन आपका हो तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में पूछ देंगे, हम उसका आंसर करेंगे। थैंक यू।